दिल्ली में झूठ फैलाकर, देश भर में झूठ फैलाकर उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी। कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, एक लंबे समय अंतराल के बाद दोबारा उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक पुराने विषय को लेकर, और वो एक ऐसा विषय है जिस विषय पर हमें बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, आज की वीडियो में मैं दो बिंदुओं को उठाने वाला हूं, या मैं यूं कहूं मैं दो पुरानी घटनाओं पर बात करने वाला हूं, जो ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हमारे समाज और देश की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को झकझोर के रख दिया था। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉकडाउन लगने के समय की घटनाओं की, और उस समय की जो सबसे बड़ी घटना जिसको मीडिया ने विश्व स्तरीय बना रखा था, वो थी लॉकडाउन के समय तबलीगी जमात को लेकर। साथियों, उस समय तथाकथित मीडिया ही कहूँगा मैं इसको, या मैं गोदी मीडिया कहूँगा, और सही शब्दों में कहा जाए तो इसको तो गिद्ध मीडिया कहा जा सकता है। गिद्ध मीडिया ने पूरी तरह से इस चीज़ को, इस बात को स्थापित कर दिया था कि भारत के अंदर अगर कोरोना फैल रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है तबलीगी जमात। साथियों, तरह तरह के आरोप लगाए गए, तरह तरह की बातें की गईं, और उन बातों में ये साबित कर दिया गया कि जो तबलीगी जमात से संबंधित लोग हैं वो देश में कोरोना फैलाने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अगर वो ना आते, वो ना होते, उनका संगठन कोई कार्यक्रम ना कर रहा होता तो देश में कोरोना नहीं फैलता। उन्हें तरह तरह की उपाधियां दी गईं, तरह तरह के उनके ऊपर व्यंग्य किए गए, लेकिन इन सब पर एक विराम लगा जब विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया और कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा ना बनाया जाए। कोरोना काल में जो घटनाएं घटित हुईं, जिसमें तबलीगी जमात के बारे में तरह तरह की बातें की गईं, उन सब को लेकर विभिन्न लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। साथियों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप इस वीडियो को सुनिए, कुछ समझ में आएगा। तबलीगी जमात को हमने लगातार जिहादी कह के, आतंकवादी कह के, पाकिस्तान परस्त होकर कह के, गद्दार कह के, कोरोना जिहादी कह के, कोरोना को फैलाने वाला कह के, हमने देश के मुसलमानों को भी इतना डिमोनाइज कर दिया कि उन लोगों के लिए उस दौर में, और बल्कि आज भी, सड़क पर निकलना कितना मुश्किल कर दिया गया इस देश के अंदर। कभी सोचा इस बारे में? थोड़ा भी, अगर थोड़ी सी भी शर्म हम सब लोगों में होगी ना, तो हम कान पकड़ के कम से कम माफी जरूर मांगेंगे। आपने किया या नहीं किया, हमने किया या नहीं किया, लेकिन अगर उसका पार्ट भी थे, उसको होता हुआ भी हमने देखा है, तो हम सब इसमें शामिल हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि किन किन न्यूज चैनलों को, किन किन अखबारों को माफी मांगने की जरूरत है ना। ये थोड़ा सा काम हम आसान कर देते हैं आज। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम तब से कह रहे हैं कि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब इन सबको माफी मांगनी चाहिए, न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कौन है ये लोग? आज इनको जरा बेनकाब कर ही देते हैं, इनका एक एक करके चेहरा दिखा देते हैं आपको। साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, सत्यमेव जयते की एक क्लिप थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया किस तरह से तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको यहीं पर छोड़ेंगे और आपको इस पर विचार करने के लिए मजबूर ज़रूर करेंगे। मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस तरह की रिपोर्टिंग पर विचार ज़रूर कीजिए, जैसी कि मैंने अभी आपको दिखाई। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको। साथियों, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ जो आज की सबसे ज्वलंत बात है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और वह मुद्दा है हाथरस केस को लेकर। साथियों, आप सब ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, इस समय के न्यूज़ चैनल्स के दोहरे चरित्र को भी देखा होगा।
और समझा होगा कि जब सीबीआई ने चार्जशीट दायर की और उसमें उन चारों लोगों पर, उन चारों व्यक्तियों पर जो कि विभिन्न ऐसी जातियों से आते हैं जो कि समाज में दबाव बनाने का काम कर रही थीं, जिनके संगठन पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे, सीबीआई ने उन चारों को आरोपित किया है। साथ ही साथ बलात्कार और हत्या का केस भी दर्ज किया है। साथियों, अब इस पर चार्जशीट दायर हो चुकी है, केस कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर तरह तरह की दलीलें दी जाएंगी। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय संविधान पर और भारतीय न्याय व्यवस्था पर कि हाथरस की इस बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विभिन्न प्रकार के सवाल छोड़ जाती हैं। उन बातों को मैं यहाँ पर अवश्य उठाना चाहूँगा। साथियों, उनमें सबसे पहले मैं मीडिया के दोहरे चरित्र की बात करूँगा। विभिन्न समाचार चैनल, मैं नाम लेने से भी नहीं हिचकिचाता हूँ, जिनमें जी न्यूज़ सबसे आगे था, जिसने उस बिटिया के चरित्र हनन की पूरी कोशिश की। तरह तरह की क्लिप्स चलाकर, उन क्लिप्स को मैं साथ साथ में दिखाता जा रहा हूँ। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही सुधीर चौधरी जी हैं जो तिहाड़ में एक लंबा समय बिताकर आए हैं और उस समय को बिताने के बाद भी इन्होंने अपने चाल चलन में कोई बदलाव नहीं लाया। इन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का चरित्र हनन हो रहा है, किसी घर की जो बेटी मरी है या मारी गई है उसके परिवार पर क्या बीत रही है, इन्हें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लिप्स आप देख रहे होंगे साथ साथ में जो इनके चैनल द्वारा चलाई गई थी। इसके साथ साथ ही अगड़म गोस्वामी, जानते ही हैं आप, उन्होंने क्या क्या नहीं चलाया, अपने लिए जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। ऐसे लोग समाज को क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ द्वेष भाव, जातियों के बीच विद्वेष फैला सकते हैं, देश में दंगा कराने की साजिश कर सकते हैं। इस पर हमें विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ साथियों, आपको और बताना चाहूँगा, यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर, उनको भी देखिए क्या कह रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जी को देखिए क्या कह रहे हैं। ये सब उस समय की बातें बता रहा हूँ जिस समय ये केस हुआ था, जब सीबीआई ने इस पे गंभीरता से जांच की और उस जांच पर पीड़ित परिवार विश्वास भी प्रकट कर रहा है। साथियों, मेरा ये वीडियो लाने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि समाज में घटित होने वाली कोई भी घटना, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म के लोगों के साथ हुई हो, उस पर हमें आनन फानन में कोई गलत रिपोर्टिंग या गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पत्रकारिता का सबसे बड़ा उसूल है कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें पत्रकारों का झुकाव हमेशा पीड़ित पक्ष की ओर होना चाहिए और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आज के समय हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे गिद्ध पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो इसके जस्ट अपोजिट करते हैं और वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े ना होकर सरकार और प्रशासनिक लोगों को कैसे बचाया जाए इस बात में लग जाते हैं। चाहे वो हाथरस के डीएम के तथाकथित बयान की बात हो, उसको अच्छे तरीके से समाज में पेश करने की बात हो, या फिर यूपी सीएम द्वारा कही गई बातें, या यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर की द्वारा कही गई बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात कही गई हो। इन सब बातों में ये चीज़ सामने निकल कर आती है कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सही से काम नहीं कर रही है, और वो लोग जो इन चीज़ों को सही से इनकी कवरेज करना चाहते थे, मौके पर पहुँचे, उन पर तरह तरह के केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया, और वो ऐसे केस लगाए जो किसी आतंकवादी पर लगाए जाते हैं और आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। ये भी आप देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाते समय एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा या हमारे चैनल वंचित भारत का किसी भी जाति, धर्म को लेकर कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन सही बात को आप लोगों तक लेकर आना
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। यही कारण है कि हम इस बात को आपके सामने लेकर आए और आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके सामने रखा है, सिर्फ एक छोटी सी जानकारी रखी है। अगली वीडियो में इस बात पर बहुत विस्तार से किसी एक्सपर्ट के साथ चर्चा करते हुए ज़रूर लेकर आएंगे और उसमें आपके सामने ये भी चीज़ें रखने की कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों में सुधार कैसे ला सकते हैं और समाज में कुछ भला हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।